हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में आपको हमने बताया था एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ठीक है, उसमें हम लोग काफ़ी सारे चीज़ें को हम लोगों ने पढ़ा था बारी बारी से। अब हम लोग क्या देखते हैं, एक नया चीज़ देखते हैं और उसमें आपको हम बताते हैं कि अगर हमारा सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम समझते हैं आप लोग, सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम के टाइम पे जो वो हमें टाइम दिखाता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ़ एल नॉट इज़ द लेंथ ऑफ पेंडुलम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए कि जो पेंडुलम होता है, लेट अस सपोज कि ये पेंडुलम आप लोग जानते हैं, ये और ये जो रस्सी है इसमें ये लटका हुआ होता है, ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। तो इसका हम लोग एल नॉट लेंथ मान लिए हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, हम लोग एसएचएम में भी पढ़े थे इसको। ठीक है, वो क्या होता है, टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल नॉट बाई जी। टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल नॉट बाई जी। नाउ एट टी डिग्री सेल्सियस लेट अस सपोज कि अब जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टी विल इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो टी डिग्री सेल्सियस पे हम लेंथ कितना कंसिडर कर लिए हैं, एल। तो L का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लीनियर एक्सपेंशन में आपको हम बताया था सॉलिड वाले में लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो L विल बी इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या था, क्या है बताइए, ये आपको बताए थे। तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग इस L को इस वैल्यू में पुट कर देंगे तो 2 पाई रूट अंडर L0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, अब टी विल बी इक्वल टू 2 पाई, इसको हम लोग रूट को अलग अलग कर देते हैं, 2 पाई रूट अंडर एल नॉट बाई जी और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का पावर 1/2। और टी विल बी इक्वल टू टी नॉट, क्योंकि ये जो है पूरा टी 0 के बराबर है, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे टी 0 के बराबर है, तो ये भी टी 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग टी 0 लिख दिए और ये 1 प्लस अल्फ़ा टी का पावर 1/2। अब हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। बाय बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये क्या होता है, 1/2 आगे चला आता है, तो हम लोग लिखेंगे टी इज इक्वल टू टी 0 1 प्लस 1/2 अल्फ़ा टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं टी बराबर टी 0 1 प्लस अल्फ़ा टी बाई 2, और इसको हम लोग इधर नीचे ले आएंगे टी बाई टी 0 1 प्लस अल्फ़ा टी बाई 2, और इसको हम लोग 1 को इस साइड ले आते हैं, टी बाई टी 0 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा टी बाई 2, और टी माइनस टी 0 बाई टी नॉट टी 0 इज इक्वल टू अल्फ़ा टी बाई 2, और टी माइनस टी 0 को हम लोग डेल्टा टी लिख सकते हैं, तो ये डेल्टा टी हो जाएगा, अल्फ़ा डेल्टा टी बाई टी 0 इज इक्वल टू अल्फ़ा टी बाई 2, और डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फ़ा टी बाई 2 इंटू टी 0। ठीक है, तो हमारा जो टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा टी बाई 2 इंटू टी 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में चेंज। तो अब देखिए इसमें नोट करने वाली कौन सी बात है, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेज, टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा, एंड क्लॉक रन स्लोली, और हमारा जो घड़ी है वो स्लोली रन करने लगेगा। सो देयर इज लॉस इन टाइम, तो हमारा टाइम का क्या होगा, लॉस होगा, किसमें, गर्मी के दिनों में। ये चीज़ याद रखिएगा, गर्मी के दिनों में हमारा टाइम का क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इफ़ टेम्परेचर डिक्रीजेज टाइम पीरियड ऑल्सो डिक्रीजेज, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेज का क्या मतलब हुआ, ठंड का टाइम, ठंड के टाइम में टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारा टाइम पीरियड भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा, एंड क्लॉक्स रन्स फास्ट, और हमारा घड़ी जो है वो फास्ट आएगा। सो देयर इज गेन इन टाइम, और इसलिए वहाँ पे टाइम का क्या होगा, गेन होगा। गर्मी के दिनों में टाइम का क्या होता है, लॉस होता है, ठंड के दिनों में क्या होता है, टाइम का गेन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा पेंडुलम में किस तरीके का चेंज आएगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, अब थर्मल स्ट्रेस के बारे में समझते हैं, एक नया चीज़ थर्मल स्ट्रेस ये क्या होगा, व्हेन अ रॉड इज, हम कुछ एग्जांपल पहले सेट करते हैं, मतलब व्हेन अ रॉड इज हेल्ड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स, मान लीजिए कि कोई 2 रिजिड सपोर्ट है, इस तरीके का कोई सपोर्ट दिया हुआ है, 2 रिजिड सपोर्ट है ऐसा, और इसमें एक रॉड को हम लोग लगा दिए हैं। ठीक है, एक रॉड, ये रॉड है और ये सपोर्ट है, ये दोनों सपोर्ट है बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स, एंड द टेम्परेचर इज अलाउड टू चेंज, और मान लीजिए कि ये दोनों सपोर्ट पे ये रॉड यहाँ पे इस तरीके से है, और टेम्परेचर को हम लोग अलाउ कर दिए चेंज करने के लिए। The rigid supports prevents the rod from expanding or contracting. Then stress is produced.
तो जैसा कि आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये हमारा रॉड क्या होता है, एक्सपैंड करता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो रॉड क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो रॉड यहाँ पे अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सपैंड करेगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो देखिए, तो रिजिड सपोर्ट्स प्रिवेंट, तो यहाँ पे आखिर प्रिवेंट कौन कर रहा है, आखिर कौन रॉड को एक्सपैंड होने से और कॉन्ट्रैक्ट होने से बचा रहा है, तो वो बचा रहा है हमारा सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है वही बचा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ द रिजिड सपोर्ट्स प्रिवेंट द रॉड फ्रॉम एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग देन स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जब रिजिड बॉडी एक्सपैंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग से इसको बचाता है तो यहाँ पे एक तरीके का स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पे एक तरीके का स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस इन द रॉड विच इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और थर्मल स्ट्रेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि आपको पता है यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो थर्मल स्ट्रेस वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस। ठीक है, स्ट्रेन इनटू यंग मॉडुलस। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो मान लीजिए चेंज इन लेंथ बाय एल को हम लोग लिखते हैं डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ को हम लोग लिखते हैं एल, और ये क्या हो गया, गामा। तो थर्मल स्ट्रेस वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू गामा। अब चूंकि आपको पता है लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग किस फॉर्मूले से जानते हैं, डेल्टा एल बाई एल डेल थीटा। डेल थीटा मतलब डेल टी भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हेयर डेल क्यू एक्चुअली डेल क्यू है ये, हेयर डेल क्यू इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल डेल्टा क्यू। तो इस अल्फा को आप इधर ले आइए। ठीक है, और डेल्टा एल बाई एल को यहाँ पे आप अकेला छोड़ दीजिए, तो डेल्टा एल बाई एल ये क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा थीटा, अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो हम इस डेल्टा एल बाई एल की जगह क्या लिख सकते हैं, अल्फा डेल्टा थीटा, मतलब थर्मल स्ट्रेस वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा थीटा इंटू गामा, मतलब कि लीनियर एक्सपेंशन इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू यंग्स मॉडुलस, यही हमारा क्या कहलाएगा, थर्मल स्ट्रेस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैलोरीमेट्री, और कैलोरीमेट्री बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके हीट चैप्टर का। तो कैलोरीमेट्री होता क्या है ये समझते हैं। व्हेन टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि देखिए जब कोई दो बॉडी, मान लीजिए कि किसी का टेम्परेचर, एक बॉडी का टेम्परेचर 50 डिग्री है और एक बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री है, जब दोनों को हम लोग एक जगह पे लेके आते हैं, उसके कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे हीट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। और हीट का फ्लो कहाँ से होगा, तो हीट का फ्लो होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो हीट जो है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक फ्लो करता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, हीट का फ्लो कब तक होगा, जब तक कि दोनों ही बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक हीट का फ्लो होगा। ठीक है, टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट, that is when a body at higher temperature is brought in contact with another body at lower temperature, the heat losses by the hot body is equal to the heat gained by the colder body। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक बॉडी के द्वारा हीट का लॉस होगा, दूसरे बॉडी के द्वारा हीट का गेन होगा। तो किसके द्वारा लॉस होगा, तो जो हायर टेम्परेचर वाला बॉडी है उसके द्वारा लॉस होगा, और जो लोअर टेम्परेचर वाला बॉडी है उसके द्वारा गेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं हीट गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट will be equal to heat lost by the object। ठीक है, heat gained by the object is equal to heat lost by the object। ठीक है, the objects are thermally isolated from the surrounding। क्लियर है, तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीमेट्री। मतलब एक बॉडी, जितना बॉडी हीट का ये लॉस करेगा उतना ही बॉडी हीट का गेन करेगा। ठीक है, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर हो जा रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। क्लियर है, अब इसी में एक और टर्म है स्पेसिफिक हीट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ये आप लोग 8th क्लास में भी पढ़े होंगे हीट के बारे में, खासकर स्पेसिफिक हीट के बारे में। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, तो इतना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब रिक्वायर्ड होता है कितने टेम्परेचर को रेज करने के लिए, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस के लिए, से फ्रॉम 1 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, सपोज क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू सप्लाई एम, मान लिया जाए कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं कितने अमाउंट में,
एम अमाउंट में ऑफ सब्सटेंस, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज डेल्टा टी, और जो टेम्परेचर में जो राइज हुआ वो कितना हुआ डेल्टा टी, तो स्पेसिफिक हीट कैन बी गिवन एज, तो स्पेसिफिक हीट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल हीट बाई मास इंटू टेम्परेचर, मतलब Q बाई एम डेल्टा टी, Q बाई एम डेल्टा टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, क्या बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। और Q बाई एम डेल्टा टी को हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, Q बाई एम डेल्टा टी को मोलर हीट कैपेसिटी भी बोलेंगे। तो M बराबर क्या हो जाएगा एम डेल्टा टी इंटू सी, Q इज इक्वल टू मतलब ये टोटल हीट बराबर कितना हो जाएगा एम डेल्टा टी इंटू सी, मतलब मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इसका यूनिट कितना होता है, CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ Q इज कैलोरी, जो हमारा हीट का Q का जो यूनिट होता है वो क्या होता है कैलोरी, फॉर मास M, ठीक है, M या फिर ग्राम, फॉर मास M के लिए हम लोग ग्राम यूज़ करेंगे, एंड फॉर टेम्परेचर इज C मतलब डिग्री सेल्सियस, हेंस CGS यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट C, तो CGS यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट C कितना हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये हमारा स्पेसिफिक हीट का क्या हो जाएगा CGS यूनिट होगा। बात किया जाए SI यूनिट का, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर केजी कैल्विन, जूल पर केजी कैल्विन, क्योंकि हीट के लिए Q के लिए हम लोग जूल लिखते हैं, मास के लिए केजी, और टेम्परेचर के लिए हम लोग कैल्विन लिखते हैं, ठीक है, तो जूल पर केजी कैल्विन। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, देखिए वाटर का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये दोनों टर्म है, ठीक है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये डायरेक्ट आता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे SI में, SI यूनिट में 4200 जूल पर केजी कैल्विन, 4200 जूल पर केजी कैल्विन, ये किसका होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। उसी तरीके से स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना होगा 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, 0.5 किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, मतलब ये CGS यूनिट में, और इसका SI यूनिट में कितना हो जाएगा 2100 जूल पर केजी कैल्विन, 2100 जूल पर केजी कैल्विन, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कितना होता है 3.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है स्पेसिफिक हीट का, कितना 3.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस फॉर हाइड्रोजन, और ये किसका होता है हाइड्रोजन का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ये कौन सा सब्सटेंस का होगा, तो ये हाइड्रोजन का होगा, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 0.022 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इज फॉर रेडॉन, रेडॉन के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, इसमें भी आप लोग टिक मार्क कर लेंगे, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 0.022 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस एंड इज फॉर रेडॉन, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना होता है Q बाई एम डेल्टा टी, तो Q बराबर कितना हो जाएगा MC डेल्टा टी। तो फॉर द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, मान लीजिए कि बहुत ही छोटा टेम्परेचर में बहुत ही स्मॉल चेंज हुआ हमारे टेम्परेचर में, तो Q की जगह हम लोग DQ लिख देंगे डिफरेंशियल चेंज, और MC और डेल्टा टी की जगह DT लिख देंगे। अब टोटल अमाउंट ऑफ हीट को कैसे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि जब भी डिफरेंशियल वैल्यू होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं लार्ज वैल्यू निकालने के लिए, तो दोनों ही तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। DQ इज इक्वल टू इंटीग्रल DQ इज इक्वल टू इंटीग्रल MC dt, तो Q इज इक्वल टू MC dt, और इसका आप लिमिट ले लेंगे T1 से T2। चलिए नेक्स्ट हम लोग टर्म देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू CV, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं CV। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, ये इतना अमाउंट ऑफ हीट है रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, ये रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, इसमें गैस के टेम्परेचर को रेज करना है कितने टेम्परेचर से, तो 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तब इसके टेम्परेचर को रेज करना है। इफ़ QV, मान लीजिए QV इज द हीट गिवन टू n मोल ऑफ अ गैस, मान लीजिए कि QV जो है वो हीट है गिवन टू n मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर भी डेल्टा T, देन तब हम लोग CV को हम लोग क्या लिखेंगे CV QV, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है इसलिए इसको हम लोग CV लिखे हैं QV बाई n डेल्टा T, बाई n डेल्टा T, तो QV बराबर क्या हो जाएगा NCV डेल्टा T, इसको क्या कहेंगे NCV डेल्टा T, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे मोलर, इस टर्म को क्या बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब लोग नेक्स्ट देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
ठीक है, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम लोग बोलेंगे CP। क्या बोलेंगे? CP। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। ये गैस के टेम्परेचर को रेज करना है अभी 1 मोल ऑफ गैस को थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगा? प्रेशर। पिछले जो अभी आपको हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताए थे, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और इसमें प्रेशर में क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इफ़ QP इज़ द heat given to n mole of a gas at constant pressure and change in temperature भी डेल्टा T then CP। तो यहाँ पे हम लोग CP कह रहे हैं इसको, इज इक्वल टू QP मतलब कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है बाय n डेल्टा T, तो QP बराबर क्या हो जाएगा? CP n डेल्टा T। तो ये हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम लोग बोलेंगे CP और CV। और ये CP CV बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में और आपको बताएंगे रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, जिसको हम लोग बोलते हैं मेयर्स फार्मूला। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।